चल रहा था। नंबर 1, तू कहाँ है? गूगल बाबा। विपिन जी, स्क्रीन शेयर हो रही क्या? आकृति, विपिन, सर्वजीत, आई एम ऑडिबल? मोबाइल लिख रहे हैं, हो रही होगी शेयर। ऐसा कोई आपके पास मैसेज आया क्या? मुझे लगता है करके गई। अब तो काम आए। ना सही प्राचीन लेकिन उत्तराधुनिक शैली में तो कामयाब ही हैं आप। चलिए, जिंदगी में पहली स्थिति आती है, डिसाइड योर गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिसाइड आवर गोल। हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। ये एक जिंदगी का सागर है और इस सागर में हम जिंदगी रूपी नौका लेकर के चल पड़े हैं। पूरब जाएंगे कि उत्तर जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे कि दक्षिण जाएंगे, किधर जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमें इधर जाना है कि इधर जाना है कि किधर जाना है। अगर नहीं निर्धारित किया आपने, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लॉ कर लेते हैं, लॉ करने के बाद कोई और एमए करते हैं, फिर वो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, वहां नहीं बात बनती है पीएचडी में ले लेते हैं, वहां भी नहीं बात पड़ती है तो कोई स्टाफ सिलेक्शन से लेकर के कह देते हैं स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैं एक बंधु को जानता हूं, 46 साल हो गई उनके उम्र। उन्होंने लॉ किया, इंग्लिश से में किया, गांधीयन में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया, पब्लिक एड में किया, करते 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 मैं स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। नाउ ही हैव क्रॉस्ड 46 इयर्स। नौकरी और छोकरी दोनों लाइफ में नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अपनी शक्तियों को आपने स्कैटर्ड किया, सेटर्ड किया, बिखरने दिया, आपने 5 ईयर ला, 3 ईयर ला कर लिया, जुडिशरी के लिए तैयारी करने चले आए, एक आध दो अटेम्प्ट किया, नहीं बात बनी तो कहीं और कोशिश करने लगे, कहीं और कोशिश करने लगे, फिर एलएलएम करने लगे, फिर पीएचडी में एडमिशन ले लिया और पता चला कि आपके ग्रिप से आपकी एज फिसलती चली जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर गोल। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तभी डिवाइन में आए। आपका गोल डिसाइड है कि आपको न्यायाधीश बनना है। न्यायाधीश बनने के लिए आप इतनी दूर आ गए, राइट, यहां तक पहुंच गए, इसको आपने कर लिया डिसाइड। फिर दूसरा नंबर आता है, अगर आपने अपना डिसाइड योर गोल कर लिया है तो डिटरमाइंड ऑन योर गोल, दृढ़ निश्चय। अगर आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है कि हमें न्यायाधीश बनना है, तो अपने उस न्यायाधीश के संकल्प पर, संकल्प समझते हो जिसे कहते हो ना, संकल्प डिटर्मिनेशन, जो आपने निश्चय किया है,
उस पर आप बिल्कुल अडिग रहिए 90 डिग्री की तरह, चाहे तूफान है चाहे आंधी है, आप डगमगाइए मत। था घर गए, मासी का फोन आया, अरे पुत्तो इतना बड़ा हो गया, अभी तेरी नौकरी नहीं लगी है, तू क्या कर रहा है? ओ रिश्तेदार तेरे लिए शादी के लिए पूछ रहे थे, ओ कहीं कर ले छोटी, पता चला तुम्हारा। डगमगा गया। ओ देख ओ लक्की की शादी हो गई, ओ बिट्टू की भी हो गई है, ओ सिमरन भी चली गई है, तू कहां रह गया? तो अगर ऐसी स्थिति है, कोई आदमी आपको पिन मारता है आपके मनोबल में और आप डगमगा जाते हैं, कोई भी आदमी आपको डिमोरलाइज बातें करता है और आप अपना आत्मबल खो देते हैं, समझ लीजिएगा कि कमी है। हमें दृढ़ निश्चय रहना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमारा मनोबल का जो टावर है ना, वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। हमें जज बनना है तो बनना है, चाहे पंजाब में बन जाऊं, चाहे राजस्थान में बन जाऊं, चाहे हरियाणा में बन जाऊं, चाहे हिमाचल में बनूं, चाहे दिल्ली में बनूं। वन डे आई विल बी ऑक्युपाइड द सीट ऑफ जज। एक दिन हमें उस कुर्सी पे पहुंचना है, चाहे मासी फोन करे, चाहे पड़ोसी फोन करे, चाहे पुराना फ्रेंड फोन करे, तुम्हारा मन उससे बदलना नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, डटे रहो अपने लक्ष्य पर, चाहे वर्ष लगे 1, चाहे वर्ष लगे 2, चाहे वर्ष लगे 3। एक मित्र बताता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, 10वीं पास हूं। एक मेरा मित्र, पता है, उसने 13 बार यूजीसी नेट की परीक्षा दिया। कितना समय? 2003 दिसंबर से शुरू किया था और 2011 में यूजीसी, सॉरी हाँ 2010 दिसंबर में उसका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ। 14 बार दिया, क्योंकि एक साल में 2 बार आता है। और पता है, दिसंबर 2010 में जाके नेट क्वालिफाई हुआ उसका। वो डगमगा के इकोनॉमिक्स में कर रहा था, आत्मविश्वास डगमगा गया और वो बीएड करने चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडहॉक पर पद निकला। उसका एक मित्र जेएनयू में पीएचडी कर रहा था, कहा ओ मौर्य तू दिल्ली आजा, इस कॉलेज में तेरा नेट क्वालिफाई है, आजा। उसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, लेकिन जो पहले से लोग पढ़ा रहे थे वहां, वो प्रिंसिपल के एंटी थे और एचओडी के एंटी थे, एचओडी उनको निकालना चाहती थी। हो गया और उसकी सिलेक्शन हो गई। एचओडी ने 10,000 रुपया दिया, कहा किसी तू जा करके इस कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले जहां स्पीकिंग इंग्लिश सिखाई जाती हो, और तू कल से क्लासेज लेगा। वो एडहॉक पे पढ़ाने लग गया, और पीछे उसके गार्गी कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है दिल्ली का, असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट सिलेक्शन, 7 बार हारा था। 7 साल 14 बार हारा था, 15वीं बार जीत गया। 17 बार मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, हार जाता था, 18वीं बार में जीता। भगवान कृष्ण पर जरासंध 17 बार आक्रमण किया और वो सेना बटोर बटोर के लाता था, और ये बलराम और दाऊ मिलकर के मार कूट के पीट के भगा देते थे, लेकिन हार नहीं मानी उसने, हार नहीं मानी उसने। 18वीं बार जब आक्रमण करने चला तो उसने घोषणा की कि मैं जरासंध मगध नरेश, अगर इस बार भी मैं कृष्ण को नहीं हरा पाया तो वहीं रणभूमि में मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। ऐसा संकल्प लेके चलाओ। इस संकल्प के आगे क्या हुआ पता है? भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा कि वो मथुरा चाहता है, जरासंध उसे दे दीजिए। कहा हार जाऊं? कहा वैसे ही रण छोड़ हमारा नाम है, एक बार और हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने उसे मथुरा नहीं दिया तो कर्म का सिद्धांत झूठा हो जाएगा,
भविष्य में लोग आने वाले इतिहास में कर्म नहीं करेंगे कि भाग्य के आगे, भगवान के आगे कोई जीतता नहीं है। भगवान कृष्ण जो 17 बार हराए थे, 18वीं बार उसकी सेना आने से पहले अपने रिश्तेदारों को लेकर के द्वारिकापुरी चले गए, उसको मथुरा दे दिया। तो अगर तुम जिद्दी हो, तुम्हारा दृढ़ निश्चय मजबूत है, संकल्प मजबूत है, तो तुम्हारी भाग्य के लकीरों में जज बनना नहीं लिखा है, फिर भी जज बन जाओगे। तुम्हारी हाथ की लकीरों में जज की लाइन नहीं है, कुंडली में शनि तुम्हें जज नहीं बना रहे हैं, फिर भी तुम जज बन जाओगे। इन संकल्प जरासंध जैसा हो, संकल्प मजबूत हो आपका, कोई माई का लाल आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। तो दृढ़ निश्चयी बनो। एक बार परीक्षा देने पड़े, 2 बार परीक्षा देनी पड़े, 3 बार परीक्षा देनी पड़े, जितनी बार परीक्षा दोगे उतनी बार मजबूत बनोगे। हार के नहीं बैठ जाना है कि हमने जी पंजाब में दिया था जी, नई बात बनी है, कोई बात नहीं, दोबारा नोटिफिकेशन होगी तो फिर तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। तीसरा पॉइंट है, अनवरत साधना, कंटिन्यूअस एफर्ट टू अचीव योर गोल। तुम्हारे अंदर लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है आपने, आप अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड माइंड भी हो, पूरा संकल्प। आप चमन जी क्या नहीं, आपको नहीं, आप संकल्प नहीं है, आपका संकल्प व्हाट्सएप में दिखता है, तो रख दीजिए। अनवरत साधना, कंटिन्यूअस एफर्ट टू अचीव योर गोल। अब पंजाब का नोटिफिकेशन हुआ, आपने दिया, वहां प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, कोई बात नहीं, फिर तैयारी करेंगे लगातार, हम बंद नहीं करेंगे, लगे रहेंगे। हरियाणा का आया, राजस्थान का आया, हिमाचल का आया, दिल्ली का आया, हर जगह फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कहीं। पहली बार प्री नहीं हुआ था, दूसरी बार प्री हुआ, मेंस में मेंस का अच्छा नहीं परफॉर्म, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम्हें वो पद ना मिल जाए तब तक तुम्हें चैन नहीं आना चाहिए। तुम्हारी आंखों में नींद, दिल में चैन, व्हाट्सएप की चैट, फेसबुक का स्टेटस, छोड़ दीजिए इनको, कुछ नहीं मिलने वाला। व्हाट्सएप, स्नैप, फेसबुक, इंस्टा कुछ नहीं देने वाला है। अगर तुम्हें कुछ देगा तो तुम्हारा बेचैन मन ही देगा। तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट निकल गई तो हमने अपनी किताबें निकाल दी, देखो जी मम्मी कहाँ रखी है आरपीसी, सीआरपीसी, यही मेरी एक पीली पीली पुस्तक थी, नोट्स भी यहीं पड़े थे। नहीं होने वाला है। जिंदगी का नियम बना लीजिए कि हमें 6 घंटे से 7 घंटे पढ़ना है। आप घर में हो तो, यहां हो तो, अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हो 6-7 घंटे पढ़ने का, कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोक पाएगा। इवन गॉड इज नॉट कैपेबल टू चेक यू। तो माय डियर, हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। हम एकेडमी में आ गए, साल भर 6 महीने बाद, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, काफी लंबे समय से मैं हूं, तो आते हैं, बड़ा उत्साह रहता है, नए नए होते हैं, महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि क्लास ही लगाना बंद है। यही चंडीगढ़ में है, फ्रेंड के साथ आज कसौली गए हुए, आज शिमला गए हुए हैं, आज वहां गए हुए, आज वहां गए। गाना सुने पंजाबी में, माँ पे कहते जज बनदा, हवालात गया कई बारी। पंजाबी के गाने ना, बड़ा पुराना सा है,
मापे कहते जज बनदा, बेटा हवालात गया कई बार। माँ बाप तो सोच रहे हैं हमारा बेटा जज बन रहा है, हमारी बेटी जज बन रही है, पर उनको क्या पता कि वो तो कसौली में पार्टी कर रही है, शिमला गई हुई है। कहने का तात्पर्य है, आपके ऊपर आपके सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए ये कसौली, एंजॉयमेंट, ये इंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। लक्ष्य से बड़ा तुम्हारा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो कंटिन्यूअस एफर्ट टू अचीव योर गोल। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, शादी, लंगर, जगराता, भजन, मामी ने आज कीर्तन रखा हुआ है, मासी ने आज बर्थडे पार्टी रखी हुई है, पड़ोसी ने आज संगत रखी हुई है, कोई लेना देना तुमसे नहीं। कट जाओ अपने आप को, सेपरेट कर लो इस सेगमेंट से। ये जो सोसाइटी का सेगमेंट है ना, इसे सेपरेट कर लो अपने आप को। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती है, तब तक तुम्हारे लिए कोई पार्टी, तुम्हारे लिए कोई उत्सव, तुम्हारे लिए कोई डांस, तुम्हारे लिए कोई एंजॉयमेंट, नथिंग। इसीलिए मैंने लिखा है साधना। कंटिन्यूअस हार्ड वर्किंग नहीं लिखा मैंने। हार्डवर्क तो लेबर करता है, तुम लेबर का काम नहीं करने जा रहे हो। तुम जो काम करने जा रहे हो, लंगोटी लगा करके कोई सन्यासी हिमाचल की किसी गुफा में घुस के जाता है और तपस्या करता है। वो जब तपस्या करता है तो क्या प्राप्त करता है? ब्रह्म। और ये ब्रह्म की ही साधना तो प्राप्त करने जा रहे हो। जिस कुर्सी पे तुम बैठोगे ना, वो ब्रह्मा के समान पवित्र कुर्सी होगी, न्यायाधीश की कुर्सी होगी। तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा अध्ययन किसी सन्यासी के गुफा में बैठ के माला जपने से भी ज्यादा पवित्र है, महान है। तुम्हारे हाथों कितनी जिंदगियां बचेंगी, तुम्हारे हाथों कितने पापियों अत्याचारियों को दंड मिलेगा। गुफा में बैठे हुए सन्यासी तो सिर्फ अपने कल्याण करेगा ना, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, सेल्फ इवोल्यूशन करेगा, सेल्फ रेस्क्यू करेगा, सेल्फ इमेंसिपेट करेगा, समाज का तो नहीं करेगा ना। लेकिन आप जिस पद पर जाने जा रहे हो, उस पद के माध्यम से अत्याचारियों को दंड मिलेगा, निरपराधियों को मुक्ति मिलेगी, समाज में शांति फैलेगी। ब्रह्मा से भी ज्यादा पवित्र पद है तुम्हारा। और उस पद के लिए तुम सोच रहे हो कि व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाऊंगा। उस पद के लिए तुम फेसबुक और इंस्टा को साथ लेकर के पहुंच जाओगे। उस पद के लिए तुम अपनी सहेलियां सहेलों के साथ लेकर के वहां जाना चाहते हो। इट इज इम्पॉसिबल। छोड़िए अपनी इस भार को, यहीं पे छोड़ दीजिए अपने इस बर्डन को। जो बर्डन लाद के ले आए हो, मित्र के, नाना के, मामा के, चाचा की, चाची के, ताई गवांडी के, सब छोड़ दीजिए। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो, त्याग दीजिए सबको। अगला है चौथा, मैंने इसे सत्संगत बोला है। सत्संग बोलते हैं ना कि आज सत्संग है आना जरा। अंग्रेजी में इसे बोलूंगा तो इसको बोलूंगा गुड ए कंपनी, इंस्पायरिंग एंड गुड ए कंपनी। अगर ये तीनों चीज कर लिया है, आपको लक्ष्य भी निर्धारित कर लिए, आप डिटरमाइंड भी हो गए हो, कंटिन्यूअस एफर्ट भी कर रहे हो, तो प्रिय मित्रों, आपकी जो ये कंपनी होनी चाहिए वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए। आप 6 महीने से 1 साल लगा के डिवाइन में खूब मेहनत की, रात दिन पढ़ रहे हो, पंजाब में पद निकला, आपने भरा नहीं हुआ। गांव से फोन आया, अरे भाई बिंदर क्या हुआ, फोन तूने दिया था, बात नहीं बनी।
और ना भाई नहीं बनी। अरे भ्रष्टाचार का जमाना है, मुझे तो लगता है किसी ने पेपर आउट करा लिया होगा। कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं तो बस तंग हूँ। मेरा बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं पढ़ पा रही है। मेरे हिसाब से तो कहीं वकालत करना शुरू कर दीजिए यार, कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे निगेटिव पर्सनालिटी अगर आपके पास है, अगर ऐसे आपके मित्र हैं, तो जिंदगी में शत्रुओं की आपको जरूरत नहीं। आपके ऐसे निगेटिविटी फैलाने वाले मित्र आपके जिंदगी को क्रश कर देंगे। जितना आत्मबल का गुब्बारा फुलाओगे ना, मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगा, दिन रात लगा दूंगा, एक परीक्षा में वो क्रश कर दूंगा, और मैं मारूंगा, पूरी पूरी आग लग रहे हो। लेकिन ऐसे अगर आपके कोई मित्र हैं, कोई रिश्तेदार है, और वो आपसे फोन पे बात कर लेता है 2-4 दिन बाद, आपके मनोबल की ऐसी तैसी फेर देगा। पर्सन हु क्रिएट spreading negativity about your goal, about your destination, about your aim, दुनिया में उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा। पता है, 2 उदाहरण देता हूं, फिर अपनी औकात पे आता हूं, अपने विषय पे आता हूं। अर्जुन के मित्र थे कृष्ण। कौन था? कृष्ण। और दुर्योधन के मित्र थे कर्ण, शकुनी। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो पांडव और कौरव की सेना का अनुपात था 7:12। कितना था? प्रपोर्शनेट 7:12, यानी 70,000 सेना उनकी तो 1,20,000 सेना उनकी। अब आप समझ सकते हो जितना। और एक तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी, जिनके हाथ में धनुष हो तो देवता भी न जीत सके। दूसरी तरफ अकेला अर्जुन धनुर्धर, और तो कोई भीम भाला चलाता है, तो कोई गदा चलाता है, कोई तलवार चलाता है, और उधर सारे धनुर्धर थे। लेकिन एक मित्र, कृष्ण ऐसा मित्र था उनके साथ कि जो सबको मरवा करके अपने मित्र को विजयी बनवा दिया। और एक दुर्योधन के पास मित्र थे कि जो सबको मरवा दिए। तुम्हारा मित्र कैसा है? इंस्पायरिंग है? तुम्हारा मनोबल बढ़ाता है? तुम जब निराश होते हो तो कहता है कोई बात नहीं यार, लगे रहो, अगली बार जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी, मेरा मन कर रहा है। इस बार तुम थोड़ा सा ठीक नहीं थे, तुम्हारी बीमार हो गए थे, बुखार आ गई थी, लेकिन अगली बार तुम जरूर सफल होगे। एक वो तुम्हारा मित्र है। एक वो मित्र है कि जो हमेशा निगेटिविटी फैला रहा है, रिश्तेदार बात कर रहा है, या ऐसे लोगों से दूर रहो। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथयुश्च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे के समान बार बार चेष्टा करने वाला होना चाहिए। अगेन एंड अगेन, रीड अगेन एंड अगेन, डाइजेस्ट दैट थिंग। बचा जाओ अपने आप को, मैटर को। बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान। बकुला ऐसे कम बैठा रहता है, मछलियां समझती हैं कि कोई बुत है, ऐसे पहले उधर से गुजरती, फिर उधर से गुजरती, फिर उधर से गुजरती, और जैसे उसकी रेंज में आती है टक से पकड़ लेता है। तुम्हारे लायक की जो भी बातें बताई जाए उसको टक से पकड़ लो। आपकी कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन निद्रा तथयुष्य, कुत्ते की तरह सोने वाला होना। ऐसा नहीं कुत्ते की तरह का मतलब गली में जैसे कुत्ता सोता गली में जाके लेट जाओ तुम। फिर कैसे? कुत्ता सो रहा होता है और वो एक पिन फेंक दीजिए, टक से करिए, भौंक करेगा, जाग जाएगा। इसी तरह से एक विद्यार्थी को 5 से 5.5 घंटा इनफ होती है नींद। शाम को 5 पराठा खा के लंबी तान 8 बजे तक मारे। शादी में गए, हलवा जलेबी रसगुल्ले गुलाब जामुन मिला और खा के आए, 10 बजे तक नींद ही नहीं खुली। सुबह मम्मी कह रही ओ पुत उठ जा, उठ जा। अल्प निद्रा लेने वाला होना चाहिए, अल्पाहारी।
कम खाने वाला, लड़कियां तो बेचारी वैसे भी कम खाती, इनकी तो बात नहीं करता। पता चला कि शाम को आपने यहां तक खा लिया, नींद खुलेगी 12 बजे तक। अल्पाहारी विद्यार्थी को और सन्यासी को, दो आदमियों को कम खाना चाहिए। बहुत स्वाददार मम्मी ने लबाबदार पनीर बटर डाल के बनाया हुआ है, और आप बस मम्मी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, 8-10 पराठा लपेट दिए। ऐसी नहीं, स्वल्पाहारी। और अगला है गृह त्यागी। गृह त्यागी का ये मतलब नहीं है कि घर छोड़ करके चले जाओ, यानी घर के कामों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, सोसाइटी के कामों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो, थोड़ा दूरी बनाओ। विद्यार्थी पंच लक्षणम, सफलता प्राप्ति करने वाले विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। चलिए, ये हमारा मोरल सेशन समाप्त हुआ। अब हम आते हैं हिंदी पे। प्रिय विद्यार्थियों, लैंग्वेज एक ऐसा जुडिशरी के लिए सेगमेंट है कि जो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। जो 3 ईयर वाले ला वाले हैं, 5 ईयर ला वाले हैं, कोचिंग लिया है, तो ऐसे सारे लोग लिए होंगे जो परीक्षा में उतरेंगे, 80% लोग उसमें पढ़ करके आएंगे। जो आरपीसी सीआरपीसी कंपनी ला आपने पढ़ा है, जो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट आपने पढ़ा है, वही सब पढ़ के आएंगे। जो रिमार्केबल केस से आप जानते हो, जिसको इंसाइट करेंगे, वही लगभग 99.9 लोग वही इंसाइट करेंगे, उद्धृत करेंगे। फिर आप बहुत ज्यादा अंतर क्रिएट अपने सब्जेक्ट के माध्यम से नहीं कर पाओगे। उसका कारण बताऊं? कारण ये है कि लॉ बहुत छोटा सब्जेक्ट है। जब आप यूपीएससी में जाते हो तो वहां तो जीके में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में डिफरेंशिएट बहुत क्रिएट हो जाता है, क्योंकि किसी को बहुत वास्ट नॉलेज है, किसी को बहुत कम है। किसी को पॉलिटी बहुत अच्छी आती है, किसी को इको बहुत अच्छा आता है, किसी को इन्वायरमेंट बहुत अच्छी पकड़ है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छी पकड़ है, हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ है, और किसी को कहीं है, वहां हो जाता है। लेकिन जुडिशरी में आपका सिलेबस इतना सा है, और सारे लोगों को जो उतरेंगे अब जुडिशरी के परीक्षा में, वह सारे लोग लगभग 95% उन सारी केसों को, जजमेंटों को सब जानते होंगे। उससे रिलेटेड रिमार्केबल केसेस क्या है वो भी जानते होंगे। सिर्फ वो राइटिंग के कारण हो सकता है कि तुम्हारी राइटिंग मोती जैसी है, उनकी कबूतर जैसी है, तो हो सकता है कुछ परसेंट वहां पे क्रिएट हो जाए, 2-4-5% अंतर। एक लैंग्वेज ऐसा सेगमेंट है कि बिग डिफरेंस क्रिएट करता है। जो लॉ करने आए हुए हैं, आप में से काफी सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, काफी सारे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले आ जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले आ जाते हैं। 10वीं के बाद काफी लोग हिंदी से पाला ही नहीं पड़ा होता है, हिंदी पढ़े ही नहीं होते, और 100 नंबर की हिंदी एक बच्चा ले जा रहा है 70 नंबर, 75 नंबर, तुम ले गए 35 नंबर। अब 75 और या 70 भी मान ले हम, और तुम 35 ले रहे हो, 70 ले रहा है, तो 35 नंबर आपके सब्जेक्ट के माध्यम से तुम उसको डिफरेंस को पाठ पाओगे, डिफरेंस फिल कर पाओगे? क्या है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इस सब्जेक्ट में खूब मेहनत कर लेते हैं और लैंग्वेज को बड़ी हवा हवाई ले लेते हैं। ये तो हो ही जाएगा जी, कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन
मेरे दो मित्र, एक हरियाणा में संजीत सिंह थे, प्री बहुत अच्छा क्वालिफाई हुआ, मेंस में बहुत अच्छा पेपर गया और हिंदी में 33 नंबर पर आए वो ना। 33 एबव 40 हो तो कापी जचती है आगे वाली। मत्था पटक पटक के रोए कि बाप रे बाप, मार दिया हिंदी ने। दूसरे मित्र हमारे पवित्र शर्मा हिमाचल से, पीछे एचएएस की परीक्षा दिया, हिंदी में 38 नंबर, पेपर ही नहीं चेक हुआ आगे का। आपका तो चेक होगा, आपकी तो बाउंड्री नहीं है, लेकिन आपकी तो मेरिट डिसाइड है भैया। वो तो 40 नंबर पा जाए, उससे ज्यादा उनको नहीं करना है कुछ, लेकिन आपके तो मेरिट में ऐड होगा ये। मैंने अधिकांश बच्चों को देखा है कि वे लॉ की आरपीसी सीआरपीसी की क्लासेस लगाते हैं, लेकिन हिंदी क्लासेस से भागते हैं। हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और बाद में होता नहीं है। तो आपको थोड़ा सीरियस बन के राइटिंग स्किल, इसके मैटर्स, इसके व्याकरण आपको साथ ही साथ सीखना है। आप इसके अंतर को, जो इसकी मेरिट का अंतर होगा, आप ग्रेवाल सर से पूछिएगा, आएंगे। बात बताई ना कि लैंग्वेज बिग डिफरेंस क्रिएट कर रही है। आप बच नहीं सकते हो। रास्ता क्या है? रास्ता है, डिवाइन तो एक बहुत जानी मानी इंस्टीट्यूट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ फैकल्टी बहुत टॉप की रखी गई है। ग्रेवाल सर 5 ईयर लॉ के फाउंडर है पंजाब यूनिवर्सिटी के। इनकी बेटी स्वयं सेशन जज है, हाई कोर्ट पहुंच जाएगी वो। एक जाने माने प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर वीर सिंह अमेरिका के पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, एमेरिटस प्रोफेसर रहे हुए हैं कनाडा से लेके अमेरिका में। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानी मानी लॉ फैकल्टी, रिटायर्ड है। कोई जोड़ नहीं है यहाँ पे उनके उनके बराबर। इसी तरह से और जो फैकल्टीज हैं उनका भी कोई जोड़ नहीं। मैं तो तुमसे हिंदी सीखने आऊंगा, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तुमसे कम ही पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं पास हूँ, 10th पास, मैट्रिक पास, लेकिन अपने सब्जेक्ट का मैं भी माहिर खिलाड़ी आदमी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन क्रिएट करनी होगी, थोड़ा सा अपना एम्यूजमेंट त्यागना होगा, थोड़ी चंडीगढ़ की लकदक से बचना होगा। ये चंडीगढ़ बड़ा खराब है। फरीदकोट से, फिरोजपुर से, गुरदासपुर से, अबोहर से, फाजिलका से, जलंधर से, अमृतसर से, ऊना से, किन्नौर से, हमीरपुर से, कांगड़ा से, शिमला से लोग आते हैं, हरियाणा से, राजस्थान आते हैं और सपने लेके आते हैं कि मैं जज बनने जा रहा हूं। महीने 2 महीने में फ्रेंड बन जाते हैं और फ्रेंडों के साथ फर, और उसके बाद उनके जज के सारे सपने धुल जाते हैं। साल 6 महीने बाद लौट के जाते हैं घर, 2 साल बाद, बस बात ही नहीं बन रही है। माँ बाप भी कहते हैं मैंने तो ट्यूशन में कोचिंग भी दिलवा ली, मैंने तो ये भी कर दिया, बात ही नहीं बन रही है, क्योंकि आधे अधूरे करते हैं। तुम्हारा प्राइमरी एम जो है फ्रेंडशिप नहीं है, तुम्हारे प्राइमरी एम यहाँ की लकदक करती हुई सिटी नहीं है, यहाँ की लकदक कहती हुई ग्लैमर की दुनिया नहीं है। तुम्हारा प्राइमरी प्राइमरी एम अपने मन के उस संकल्प को सिद्ध करना है जिसके लिए तुम आए हो। तो आइए हिंदी पे, हिंदी आपका 100 नंबर का है। ओ भाई है? इसको हाइड कर दें।
वो इसे पकड़ कर आज दिनांक कितना है? आज 13/13 है। अब में पंजाब के कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग पंजाब से। हिमाचल से? और कोई बात नहीं, कितों हिमाचल? पालमपुर, बहुत प्यारी सिटी। 1 2 3 3 हिमाचल से। राजस्थान से? हरियाणा से? हरियाणा वाले ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। हरियाणा वालों को तो हिंदी अच्छी होगी नहीं? हरियाणवी कोई भाषा नहीं है तुम्हारी स्टेट लैंग्वेज। सुनिए, हिमाचल और हरियाणा दो प्रांत हैं जिसकी स्टेट लैंग्वेज राजभाषा हिंदी है। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। पंजाब के 3 ही लोग थे, कौन कौन थे? 8 लोग। तुम्हारी जैसे एक और यहाँ आई थी कोचिंग, चमन जी थी। चमन, चमन जी, चरणजीत। आप कहां से हो? मोगा। मोगा के आगे मुक्सर, मलोट ना? अभी मोगा। और कौन थे? आप तो, ये तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी का हिस्सा है, मोहाली, और इसको मानते नहीं पंजाब। हाँ, और आप? होशियारपुर वाले बड़े होशियार होते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। होशियारपुर शिक्षा का केंद्र था, इसे छोटी काशी कहा जाता था। चलिए, तो हिंदी में ना तो मैं हिमाचल, ना तो मैं हरियाणा, ना तो मैं पंजाब, बल्कि मैं बेसिक पॉइंट से लेके चलूंगा। इससे अगर मैं केवल व्याकरण कराऊंगा तो हमारे पंजाब वाले छूट जाएंगे। मैं जैसे वो प्राइमरी में गुरुजी शुरू कराते हैं, का बेटा पढ़ो, का खा गा, मैं ध्वनि बोलते हैं, इसे ध्वनि से शुरू कराऊंगा। और पहले इसका एक बार सिलेबस समझो। ये हिंदी जो है 100 नंबर की है। इस 100 नंबर में व्याकरण जो है वो 20 नंबर का है। यस, 20 अंक का व्याकरण है। हरियाणा में जो व्याकरण आता है, मैं 3 स्टेट का बताता हूं। हरियाणा में जो व्याकरण आता है, शुद्ध अशुद्ध आता है, लोकोक्तियां आती हैं, मुहावरे आता है। राजस्थान में जो व्याकरण आता है उसमें तत्सम, तद्भव, सर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, वाक्य, पद, वाच्य, वहां का सिलेबस ब्रॉड है राजस्थान का। क्लियर? वहां का व्याकरण जो है वो काफी ब्रॉड है राजस्थान की। यहां हरियाणा में व्याकरण सरल है, लेकिन अगर आपने व्याकरण पढ़ा नहीं है तो आपको भी सरल नजर नहीं आएगा। नंबर 1 पहला सेगमेंट है व्याकरण का। दूसरा सेगमेंट है इसका निबंध। ये है 30 नंबर का हरियाणा का। कहीं कहीं इसको 50 नंबर तक का, जहां 200 नंबर के हैं वहां पे इसे 50 नंबर का भी किया गया है। ठीक है, जहां पे पेपर 200 नंबर का है वहां पे इसे, हरियाणा में ये 100 नंबर का है, तो 100 में से 30 नंबर का निबंध आता है। ठीक है जी।
अगला तीसरा इसका सेगमेंट है व्याख्या। व्याख्या में दो व्याख्या है, गद्य की और पद्य की। गद्य की व्याख्या 15 नंबर और पद्य की व्याख्या 7.5 नंबर की दो आती है, ये भी 15 नंबर। तो व्याख्या कुल मिला के 30 नंबर। देख लिया। अगला इसका सेगमेंट है अनुवाद। ये आता है 20 नंबर का, अंग्रेजी से हिंदी। इस प्रकार से टोटल अंक बनते हैं 100। है 20 नंबर की अनुवाद, ट्रांसलेशन। एक पैराग्राफ होगा, इंग्लिश में लिखा होगा और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। यूपीएससी में तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी होता है, दोनों होते हैं। यहां सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी में करना होगा। ये 100 नंबर का आपका व्याकरण है। अगर आप मेहनत करोगे, राइटिंग अच्छी है, गलतियां नहीं करते, स्पेल मिस्टेक नहीं है, वर्तनी दोष नहीं है, तो आप 65 से लेके 70 नंबर प्राप्त कर सकते हो। मेरा एक विद्यार्थी हरियाणा सिविल सर्विसेज में आउट ऑफ 100 में से 82 नंबर प्राप्त किया था, 82। हरियाणा में। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू अगर यू आर डिटरमाइंड एंड कॉन्शियस अबाउट योर हिंदी। हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कालिदास, हिंदी का सूरदास बन जाओ, कबीरदास बन जाओ, हिंदी के महाकवि बन जाओ, ऐसा भी नहीं चाहता। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि हिंदी को आपको अच्छा ज्ञान हो, जिससे तुम्हें ये हिंदी आपके मेरिट को सुधार सके, अच्छा अंक दिला सके। और इसके लिए आपका सहयोग, आपका सहयोग नहीं ये कह रहा हूं कि तुम जूस की बोतल घर से भर के ले आना, पराठे बना के ले आना, मतलब कंटिन्यूअस क्लासें लगाना। जब क्लासें लगे तो देखा ही गया है कि क्लासें लगती है, वो कहते हैं ऑनलाइन लगा लूंगा जी, ओ चलो जी ऑनलाइन लगा लूंगा। मन नहीं कर रहा है, हिंदी ही तो है, कर लेंगे ना, कुछ भी नहीं है। हिंदी बोलना, तुम सारे हिंदी ही बोलते हो, लेकिन हिंदी लिख करके अंक लेना वो दूसरी बात है, हिंदी बोलना दूसरी बात है। जो इंग्लैंड में जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तुमको क्या लगता है सारे पीएचडी कर सकते हैं क्या? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, पीबी शेली, किट्स, बायरन, ऑस्टिन पे पीएचडी कर सकते हैं क्या थॉमस हार्डी पे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गंवारू बोलते हैं। तो जो हम हिंदी बोल रहे हैं, तुम भी बोल रही हो, इसकी यही हिंदी परीक्षा में लिख के हम अच्छे अंक ले आएंगे क्या? वही, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कितने लोग हिंदी के पेपर पढ़ लेते हैं? कभी पढ़ते हैं? अमावस पूर्णिमा को पढ़ लेते हैं। कौन सा पेपर पढ़ते हो? पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर? दैनिक भास्कर में भी कोई आर्टिकल बढ़िया नहीं आते, और पंजाब केसरी तो भूल करके भी नहीं। सही, हाँ। जागरण में लेख आते हैं, सबसे अच्छे लेख आते हैं जनसत्ता में।
जनसत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स और जनसत्ता। जनसत्ता सबसे, हिंदी का जैसे अंग्रेजी का द हिंदू है, द हिंदू नाम सुना है अंग्रेजी क्या? अंग्रेजी में जैसे द हिंदू है वैसे हिंदी में जनसत्ता है। जनसत्ता यहाँ चंडीगढ़ में अगर रहो, कहीं तुम पीजी उजी में रह रहे होंगे सारे लोग, ये मोहाली वाले जीरकपुर वाले घर चले जाएंगे, लेकिन दूर वाले तो यहीं रहेंगे। तो पीजी में हाकर से मैं स्वयं जनसत्ता वाले का नंबर बता दूंगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। और उसका बीच वाला, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, किसी हीरो हीरोइन की फोटो भी नहीं दिखाई देगी उसमें, कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता। बीच वाला पेज इतनी अच्छी भाषा में और इतना अच्छा होता है, जनसत्ता पढ़ सकते हो। दैनिक जागरण आता है बीच बीच में, उसमें भी लेख बड़े अच्छे आ जाते हैं। अमर उजाला में भी लेखों की जो कम संख्या है वो और क्लासिक लेखों का जो अभाव है, भास्कर और ये क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी। चलिए, तो एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एडिटोरियल पेज पढ़ोगे जिसमें 2-3 कॉलम लिखे होते। कॉलम समझते हो किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? खंबे को जो दीवार में खंबा बना होता है, स्तंभ बोलते हैं उसको हिंदी में, और कॉलमिस्ट को बोलते हैं स्तंभकार, कॉलमिस्ट। तो वो जो दो एक लेख आते हैं, वो लेख किसी न किसी करंट टॉपिक पर होते हैं, उसको पढ़ना है, एक बात। दूसरा, कोई न कोई हेल्प बुक लेनी है आपको। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैंने यहां देखा है कि आते हैं और लास्ट तक चले जाते हैं, उनके पास कोई हेल्प बुक ही नहीं होती। तो आपको सामान्य हिंदी मार्केट में राघव प्रकाश की पुस्तक है, जयपुर प्रकाशन की, सामान्य हिंदी, और भी है, इसके अलावा भी और कई सारी हैं। तो आपको राघव प्रकाश, पिंक सिटी जयपुर, व्याकरण की दृष्टि से अच्छी है। निबंध इसमें और नहीं मिलेंगे। निबंध के लिए मैं एक पुस्तिका बता दूंगा, एक यूपीएससी के 13 सालों की सॉल्व पत्रिका आई है अभी मार्केट में, प्रतियोगिता दर्पण वालों की। 13 साल के यूपीएससी के पेपर है उसमें, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषयों के निबंध शामिल हैं उसमें। तो निबंध के लिए दूसरी पुस्तक, या एक दृष्टि वालों की निबंधमाला आती है, दृष्टि वालों, दृष्टि पब्लिकेशंस के, जी दृष्टि पब्लिकेशंस जो आईएएस की तैयारी कराता है, उनकी आती है निबंधों की पुस्तक, वो ले सकते हैं आप। एक बात आपको बता दूं, बिना हथियार के सिपाही, बिना औजार के किसान, बिना पुस्तक के विद्यार्थी, तीनों मारे जाते हैं। बिना हथियार के तुम पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हो गए, चौड़े इंडिया, ओ भारत माता की जय, पीछे से मारा ठै, हो गया जय। बिना औजार के किसान, जीरी लगाने का समय है, तुम्हारे पास ट्रैक्टर नहीं, हल नहीं, बैल नहीं, कस्सी नहीं, फावड़ा नहीं, कुदाल नहीं, रंभा नहीं, चले हो जीरी लगाने, हो गया कल्याण। और बिना पुस्तक के विद्यार्थी, मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ लोगे, वाह वाह, जैसे वो बाबा का प्रवचन नहीं होता, सत्संग में बुलाते हैं बाबा लोग आजकल, है ना, बड़े बुलाते हैं अपने शिष्य से, वाह वाह, जय जय, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। वो बताएंगे कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, चरण छूना चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा कर, जय हो जय हो। पंडाल से बाहर निकलते हैं वही छोड़ आते हैं, घर में आए फिर वही तलवार लेके खड़े। यहां तो कहोगे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया पढ़ाया, मजा आ गया, लेकिन 2 दिन बाद सारा गायब हो जाएगा। तो जब तक तुम्हारे पास अपनी कोई पुस्तक नहीं होगी, हेल्प बुक नहीं होगी, तब तक तुम अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो अच्छा पढ़ने के लिए तुम्हारे पास अपनी कोई एक हेल्प बुक होनी जरूरी है, और इसको ले लीजिएगा, ठीक है।
बाकी मैं समय समय पे लेख जो आप जरूरी लेख हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बड़ा पढ़ लेता हूं, आदत तो बनानी पड़ती है कि आपसे हमें डिस्कस करना है तो हमें भी पढ़ना पड़ता है। मेरे एक गुरुजी थे अनिल सिंह, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो एक दिन मैं जा रहा था, मुझे बुला लिया, इधर आ। ओ, एक बात बता। हम का जी गुरुजी। तो उस जमाने में तो मैं समझता था कि बड़ा सौभाग्यशाली हूं, हमारे गुरुजी ने बुला लिया हमें। तू कितने घंटे घर में पढ़ता है? गुरुजी मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं बता। मैंने कहा गुरुजी 6-7 घंटे तो पढ़ ही लेता हूँ, 2-3 घंटे अंग्रेजी लगा लेता हूँ, 2-3 घंटे पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। कहता डेली इतना पढ़ता है? मैं जी। कहते तेरे कारण ना लाइट कट हो रही है, तेरे कारण लालटेन जला के मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं कहा वो क्यों गुरुजी? कहता तू पूछता है क्लास में। मेरी बड़ी आदत खराब थी कि मैं क्वेश्चन बहुत पूछता था, और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता था, बिल्कुल एलिजिबल क्वेश्चन और पढ़ा लिखा क्वेश्चन। तो गुरुजी तो एक बार गप मारने की कोशिश की, तो मैं दूसरे दिन उनको किताब ले जाके दिखा देता था, गुरुजी ये गलत बताया था आपने, सही है। वो टॉपिक पढ़ा रहे होते थे और वो कहीं उनकी टंग स्लिप की, कहीं माइंड स्लिप हुआ, तो मैं बता देता था गुरुजी ये नहीं ऐसा है। कौन सी पुस्तक में? जी फला पुस्तक में फला पैराग्राफ पे इतने पेज नंबर पे इतना है। ये बातें मैं बता देता था, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते थे। तो एक दिन वो जब बुला के कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरे कारण मुझे इतना 17 साल पढ़ाते हो गया है, मैं पढ़ना लिखना भूल गया था क्योंकि सब कुछ आता था, जाके लेक्चर दे आता था, लेकिन अब मुझे नोट्स बना करके तैयार करके जाना पड़ता है तेरे कारण। फिर पीठ ठोका। बहुत बढ़िया। और लास्टली में जब पंजाब विश्वविद्यालय आ गया, मैं तो 10वीं पास आदमी हूँ, किसी और की बात बता रहा हूँ, तो तब उन्होंने कहा मेरा ब्रिलियंट विद्यार्थी मेरे से दूर क्यों चला गया, मैं डॉक्टरेट कराता और तुम जैसा विद्यार्थी ऐसा ऐसा ऐसा। हालांकि मैं तंग बहुत किया था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, लेकिन देखिए कि गर्व की बात है विद्यार्थियों, अगर तुम पढ़ो लिखोगे, तुम करंट टॉपिक विषय पे पढ़ोगे, कुछ विषय तो ऐसे हैं कि जो तुम्हारे जुडिशरी से रिलेटेड है। अब डेमोक्रेसी का कोई आता है टॉपिक, नारी अभिनंदन सख्त से आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई टॉपिक आता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन्स इन जुडिशरी आता है, ऑनलाइन न्यायिक सेवा आता है, साइबर क्राइम आता है, इन्वायरमेंट आता है। अधिकांश टॉपिक आपके जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं। तो निबंध पूछा जाएगा, अभी आप बैग मत बंद करिए, अभी समय है। कुछ विद्यार्थी होते हैं ना, वो घंटी लगने वाली जब रिसेस होती है ना, 5 मिनट पहले ही अपनी बैग बिल्कुल एकदम, गुरुजी पढ़ा ही रहे होते हैं, पूरी बैग में कापी वापी लगा के तैयार हो जाते हैं। तो अभी नहीं, अभी समय है, 20 मिनट है आपका अभी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अगर अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। ये आपका सिलेबस रहा। सिलेबस में मैं व्याकरण पे चर्चा करता हूं कि व्याकरण पे क्या क्या पूछा जाता है, राइट। व्याकरण का जो पार्ट है वो है नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 शब्द। ये जो ध्वनि है ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ध्वनि मतलब अल्फाबेट, ध्वनि मतलब वर्ण और स्वर,
ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन इसे समझना जरूरी है। दूसरा है शब्द, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। इसमें शब्द में भी 4 प्रकार के होते हैं शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज। ये 4 प्रकार के शब्द हैं, ये तुम्हारे पार्ट हैं, राजस्थान की दृष्टि के पार्ट हैं। अब इन शब्दों के बनाने के भी 4 टूल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द तो बड़े लिमिटेड है। मूल एटमोलॉजिकल शब्द, जैसे चीनी, चीनी तो एक ही धातु है ना हमारे पास, लेकिन अब उस चीनी से हम गुजिया भी बनाते हैं, जलेबी भी बनाते हैं, घेवर भी बनाते हैं, पिरनी भी बनाते हैं, उसी से हम कलाकंद, उसी से हम रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, सब कुछ उसी चीनी से ही बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो मूल शब्द हैं मात्र 5000 के आसपास है, लेकिन हम उनमें कुछ ना कुछ मिला करके लगभग 20 लाख शब्द बना चुके हैं। क्या क्या मिला के, जैसे जलेबी बनाना है तो चीनी के साथ हमें मैदा अलग बनाना पड़ेगा, रसगुल्ला बनाना है तो सीमा पाउडर अलग करना पड़ेगा, छेना बनाना है तो दूध से निकाल के अलग बनाना। उसी प्रकार से शब्द जो है हम 4 प्रकार, 4 उसमें आइटम डाल के खूब सारे शब्द बना लेते हैं। और एक तत्व तो क्या क्या है जो हम मिलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग पंजाबी में अगेतर कहते हैं, अगेतर, और इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, पंजाबी में अगेतर कहते हैं, प्रत्यय को पंजाबी में पछेतर कहते हैं, अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से संधि, संधि और संधि विच्छेद 2 वर्ण होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में संधि नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। दूसरा है समास, अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जैसे होता है, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। पंजाबी में समास को समास ही कहते हैं क्या, शायद। फिर उसके बाद लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ये भी आपके सिलेबस के ही पार्ट हैं। लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं। राजस्थान में जब जाओगे तो वहां कारक पूछे जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। राजस्थान में जब जाओगे तो वहां शब्द भी पूछे जाएंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में नहीं। राजस्थान में जाओगे तो संज्ञा भी पूछी जाएगी, सर्वनाम भी पूछा जाएगा, विशेषण भी पूछा जाएगा, क्रिया विशेषण भी पूछा जाएगा। और राजस्थान में जब जाओगे तो संज्ञा पद भी पूछा जाएगा, सर्वनाम पद भी पूछा जाएगा, विशेषण पद भी पूछा जाएगा। उनका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है। और वहां की प्री तो अभी कोई नहीं देने जाता होगा ना, 18 तारीख को है, अभी तो तुम लोग नए हो। तो वहां के प्री में भी 15 नंबर का आता है हिंदी, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो बंधुओं, अब आप बताओ कि कहां कहां लगने, क्या तुम दिल्ली में अगर लगे तुम्हारी तो जॉब कर सकते हो कि नहीं करोगे? या पंजाब वाले सोचते होंगे पंजाब ही बस साडे मोगे बिच लग जावे, जब इथों आ जावा बस, है? या तुम्हारी हिमाचल में लगे तो जा सकते हो, या हिमाचली फोबिया, पता है पहाड़ी फोबिया है जी, ना पहाड़ों से डर लगता है मैनू जी, वो तो गए थे जी, वो बड़े ऊंचे डिग पा, हैं? पंजाबियों का शौक है यंग पंजाबी को।
क्योंकि वो बूढ़े पंजाबी बेचारे वो इतने स्लिम होते हैं कि डरते हैं पहाड़ पे चढ़ने से। तो राजस्थान लगे तो है, जहां लग जाए वहीं चले जाएंगे। और पता चला जैसलमेर मिल गया। जैसलमेर का टेम्परेचर कितना है पता है? अच्छा कहीं भी चले जाएंगे। ऐसा जज्बा हरियाणियों में होता है। इनको आप पोस्ट दे दो, सरकारी नौकरी मिल रही हो, ये बंगाल भी चले जाएं, पोर्ट ब्लेयर में भी चले जाएं, सच बात है। नौकरी सरकारी होनी चाहिए बस। ये जज्बा, ये हरियाणा वाले ऐसे हैं कि जैसलमेर के 52 डिग्री और 55 में भी रह लेंगे, और लद्दाख के माइनस में भी रह लेंगे, लेकिन अगर परमानेंट पोस्ट हो फिर। हाँ। तो ऐसे चलिए, कहने का तात्पर्य है, पहली बात मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था, नहीं आप सिलेक्टेड तो नहीं आए हो कि हमें बस जी यहीं अपने स्टेट में जॉब करनी है और नहीं जाना। कूप मंडूक मत बनिएगा। कूप मंडूक कहते हैं कुएं के मेढक, उसके कुएं जैसा ही संसार होता है, आगे नहीं निकलना चाहता। तुम्हें जहां भी पीछे यहीं हरियाणा के एक शहजादपुर है, अंबाला में, एक लड़का बंगाल में जज सिलेक्ट हुआ जी। ठीक नहीं हुआ, बंगाल में जाकर के जज सिलेक्ट हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां जुडिशरी पूरा बंगाली में नहीं चलती, वहां इंग्लिश में। स्टेट लिखा होता है, लेकिन जो न्यायिक सिस्टम है उनका पूरा इंग्लिश में चलता है। पेपर पेपर एक पास करने की दृष्टि से होता होगा, किया होगा उसने, क्लियर। लेकिन वहां पे जाके सिलेक्ट हुआ। बहुत सारे हरियाणा के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश में न्यायिक सेवा में है, लगभग यही जैसा राजस्थान में है। राजस्थान वास्ट है, इतना ज्यादा कहीं है नहीं। कहां पे? दो ही चीज है? नहीं, दो चीज नहीं हो सकती। दोनों इकट्ठे होते हैं। हाँ? 30 चीजें। उत्तराखंड का मैंने सिलेबस नहीं देखा है। यूपी में तो बास्ट होता है हिंदी का। हाँ, एक ही पेपर में? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जीके का भी होता है वहां? यहाँ जीके नहीं होता। चलिए, फिर तो अलग अलग सिस्टम है उनका, अलग अलग स्टेट का बना रखा है। अब जीके वाले में तो तुम लोग फंस जाओगे या निकल जाओगे। पढ़ेंगे तो निकल जाएंगे। जीके सामान्य करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं, समस्याएं, उन पर बात करने की होती है। एक बात थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर पढ़ने से दो चीज आपको फायदा होगा। पहला फायदा तो होगा कि आपको जो निबंध आता है उसमें 4 निबंध होते हैं, 4 में से 2 जो है ट्रेडिशनल होता है और 2 करंट अफेयर से होता है। ट्रेडिशनल मतलब, ट्रेडिशनल मतलब जैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण है तो पर्यावरण, चाहे आर्थिक विकास और पर्यावरण, औद्योगिकीकरण और पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टाइजेशन, ई वेस्ट, किसी भी रूप में पर्यावरण जो है हर निबंधों में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरा है विमेंस का, महिला, चाहे वो
नारी सशक्तिकरण की हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे आपका नया लॉ आया हुआ है नारी बंधन शक्ति अभिनंदन अधिनियम, आपका नया पास हुआ है, नहीं पता, लोकसभा का बिल नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम 20 जनवरी 2024। इसके बारे में बहुत सारे लेख आए हैं। तो या पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन्स इन डेमोक्रेसी इन जुडिशरी, तो ये ट्रेडिशनल निबंध है, नारी पर, लोकतंत्र पर, पर्यावरण पर, ये ट्रेडिशनल है। कुछ होते हैं जो करंट टॉपिक से, करंट समय में जो चल रहा है उससे रिलेटेड होते हैं। साइबर क्राइम, करंट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करंट। अब दहेज प्रथा, आतंकवाद, बेरोजगारी, दशहरे का मेला, अब उस पर निबंध नहीं आने वाला है क्योंकि वो भी ट्रेडिशनल था लेकिन उसका आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। करंट में इंडिया इज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय, करंट। इसी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब यूनाइट इंडिया कहते थे ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी का एक रिफाइंड फार्मूला है। स्किल इंडिया, कौशल विकास युक्त भारत। अब जो बीजेपी वाले प्रांत हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, यहां इनके आने के कौशल विकास जो है, स्किल इंडिया काफी महत्वपूर्ण। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया तो काफी, तो ये करंट के 4-5 सालों के करंट टॉपिक है। तो अगर आपने इस पर पढ़ाई किया है, अब जैसे एआई तो काफी कुछ संभावनाएं हैं भविष्य की भी। आर्टिफिशियल, कृत्रिम बौद्धिकता बोलते हैं हिंदी में से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता। एक होता है नेचुरल, उसको बोलते हैं प्राकृतिक, एक होता है आर्टिफिशियल, उसे बोलते हैं कृत्रिम, बनावटी। तो एआई को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता। कृत्रिम बौद्धिकता पे पूछा जाएगा, काफी कुछ पूछा जा सकता है। तो दो टॉपिक ट्रेडिशनल, जिसमें लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जुडिशरी है, डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, एनवायरमेंट है और विमेंस है। 3 टॉपिक ट्रेडिशनल है और दो टॉपिक आएगा जो करंट चल रहा है वर्तमान में, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2 पार्ट है, एक वोकेशनल एजुकेशन और पहला पार्ट है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा। यस यस, हिंदी या मातृभाषा और मदर टंग एंड प्राइमरी एजुकेशन, 2 पार्ट है। दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट पूछा जा सकता है। वोकेशनल एजुकेशन जो कि काफी ग्लैमरस है, जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 6वीं से 12वीं तक का, तो आपका पीछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी छोड़ने वाली नहीं, 2030 तक नहीं छोड़ती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो टॉपिक हैं वो वोकेशनल एजुकेशन और मदर टंग में एजुकेशन, ये दोनों आपको कहीं न कहीं से पूछे जाएंगे। इस पर भी बड़े सारे लेख आते रहते हैं। वोकेशनल एजुकेशन पे तो काफी सारे आते रहते हैं। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब समझ रहे हो क्या? आप हरियाणा से हैं? कहां से? हाँ, चंडीगढ़ में है। वोकेशनल एजुकेशन सेंटर गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अभी तक 9वीं से 12वीं में है।
HRMSA की ये योजना है और ये यूनेस्को द्वारा फंड मिला था तो चालू की गई थी। उसमें ये था कि हमें डिग्रीधारी नहीं बनाना है किसी को, बल्कि उसके साथ स्किल, व्यवसायिक रूप से स्किल बनाना है। उसमें कारपेंटरी का ट्रेड है, बेकरी का ट्रेड है, एग्रीकल्चर का ट्रेड है, ब्यूटी वेलनेस का ट्रेड है, ऑटोमोबाइल का ट्रेड है, जो इसको आर्ट एंड क्राफ्ट का ट्रेड है, कंप्यूटर साइंस का ट्रेड है, IT का ट्रेड है। मतलब अलग अलग ट्रेड है। बच्चा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस के साथ साथ स्किल वाली एजुकेशन भी पढ़ेगा। वो शॉर्ट हैंड चाहेगा तो शॉर्ट हैंड पढ़ ले, वो कंप्यूटर चाहता है तो कंप्यूटर IT पढ़ ले, वो लड़कियां हैं नहीं पढ़ना चाहती हैं तो ब्यूटी वेलनेस का कोर्स कर ले। ब्यूटी वेलनेस समझते हो क्या होता है? आहो आहो, कायाकल्प, कायाकल्प, कायाकल्प मतलब ये ब्यूटी सैलून, ब्यूटी एंड वेलनेस बोलते हैं उसको। पता है लड़कियां, मुझे 2 लड़कियां मिली और 12वीं के बाद छोड़ दी परीक्षा उन्होंने पढ़ना, और उन्होंने पहले तो कुछ समय सैलून में काम किया जाके, वो रंगाई पुताई। उसके बाद उन्होंने अपने घर के ही छोटे से कमरे में खोल लिया और दुल्हन सजाने जाती हैं। बाल टेढ़ा करना है, सीधा करना है, बड़े सारे पैसे कूट रही हैं। कहती गुरुजी हमें तो मौज आ गया। हाँ भाई, एक दुल्हन सजाने के 25,000 रुपए। अरे बाप रे बाप। तो अब वो जो उसको क्या बोलते हैं जब सूट सिलते हैं, कौन सा कोर्स? स्टिचिंग, उसका कुछ नाम, बुटीक, या बुटीक, वो भी सिखाया जाता है। तो 57 टाइप के ट्रेड इंट्रोड्यूस किए गए हैं एजुकेशन में, जो 6ठी से लेके 12वीं तक चलेंगे। तो बच्चा 12वीं 6 साल पढ़ते पढ़ते उन ट्रेड में, उसके साथ 12वीं की डिग्री भी होगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, साइंस भी पढ़ा होगा, साथ में 2 प्रोफेशनल कोर्स किया होगा। था कपड़ा सिलने वाला, था जूता बनाने वाला। लोग ढूंढ ढूंढ के गलियों में जाते हैं। आपने 10,000 का सूट ले आए, 1,000 की सिलाई के पीछे झोला बना दिया। तो लोग अच्छे, जो जो परफेक्ट है ना, आपकी 2.5 लाख तनख्वाह है, आप चीफ इंजीनियर हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई तो 8वीं पास वाला जो है वो आपकी गाड़ी फिट कर रहा है, वो, और आपकी जेब से 5,000 रुपया ठक ठक 4 दिन से मार करके ले लेगा। तो स्किल इंडिया, हम PhD कर लें, डॉक्टरेट डीलिट कर लें, पर पता चले कि अपने घर की बल्ब भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, अपनी एक बटन लगानी हो रही वो भी आगे पीछे हो जा रही है। भारत सरकार की इच्छा है कि पढ़ाई के साथ साथ मनुष्य किसी न किसी स्किल में आगे बढ़े, लेबर ना बने, स्किल्ड बने, स्किलफुल पर्सन बने। तो आपकी एजुकेशन में ये भी एक पार्ट है। और चलिए, हमारा समय पूरा हुआ। मैं इतना कहूंगा, धुल गई है चांदनी पर रात अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, उड़ने को सारा आसमान अभी बाकी है। बंधुओं, अभी तुम सिर्फ डिवाइन में आए हो, एडमिशन लिए हो, बहुत सारा सफर आपको तय करना है, बहुत सारी ऊंचाइयां आपको तय करनी है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी है, बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके आगे बढ़ना है। मेरी इतनी दुआएं हैं कि तुम मन चित्त लगा के खूब लगन से पढ़िएगा और यहाँ मजबूत इरादा करके आइएगा कि हमें तो क्लास लगानी है। ऑनलाइन शिक्षा में एक बात आपको सही बता दूं, 30 और 40% भी बहुत ज्यादा माइंड कंसंट्रेट नहीं रह पाता है। क्लियर?
जो ये डायरेक्ट एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में फर्क यही है कि डायरेक्ट एजुकेशन में 30 सेकंड के अंतराल में हमारी नजरें सब पर जा रही है। आपने मोबाइल पकड़ा और हमने तुरंत कह दिया कि मोबाइल रख लीजिए। हमारी नजर थी कि आप डिट्रैक्ट हो रहे हो, वहां ऐसा कुछ नहीं। इतने ऐसे बच्चे हैं लगा कर कान में लीड ऐसे, मम्मी जरा पानी देना तो, ओ पप्पू इधर आ। आप कंसंट्रेट। अमेरिका ने बड़ा प्रयोग किया ऑनलाइन एजुकेशन में कि टीचिंग व्यवस्था को सारा ऑनलाइन कर ले हम, और लास्ट में वो अब थक और हार गया कि डायरेक्ट एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन ऑनलाइन। इसलिए आप लोग एक कोशिश करिएगा कि चाहे आपकी लॉ की क्लासें लगी, चाहे आपकी लैंग्वेज की क्लासें लगी, क्लासें जरूर लगाइएगा, अन्यथा इतनी दूर से आने का मकसद आपका पूर्ण नहीं होगा। अगर आपने पता चला कि आप चंडीगढ़ में हो और कह रहे हो कि ऑनलाइन सुन लूंगा मैं, रात में देख लूंगा मैं, कौन जाए, आज बड़ी धूप है, आज मन नहीं, आज सोएंगे, आज घूमने जाए, आज शॉपिंग करने जाएंगे, आज फ्रेंड का बर्थडे जाएंगे। ये जो प्रिटेक्स है, प्रिटेक्स माने होता है बहाना, प्रिटेंड, ये जो प्रिटेक्स है इससे बचिएगा, इस बहाने से बचिएगा। और धमाके के साथ आके कहिए मुझे तो क्लास लगानी है जी, गुरुजी चू चपड़ करें तब भी नहीं 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 सर हमें तो पढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने बड़ी सारी आपको कहानियां सुनाई, गप हमारे तो सारा का सारा आपका सिलेबस नहीं था, लेकिन सारा का सारा आपकी मनोबल, आपकी मोरल है। धन्यवाद। छोड़ के